जैसे सी में भी आर में भी, तो उसमें कभी कभी हम ऐसे करते कि 70,000 डिवाइड बाय 100 इनटू 82 करके लेते हैं। वो फिर ये होता है डिस्काउंट के केस में, डिस्काउंट के केस में। तब अभी जो 18% हम ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि 100 के ऊपर 18 ले रहे हैं, तब डिस्काउंट क्या होता है माइनस। तो फिर डिस्काउंट नेगेटिव में होता है ना, टैक्स पॉजिटिव में लगता है, डिस्काउंट नेगेटिव में होता है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 82 पे डिवाइड करेंगे। अब ये जो अमाउंट है ये 100% आ गई और ये उसके ऊपर 18%, तो ये दोनों मिला के 70,118% बन गई। क्लियर है वर्की? इन दो अल्फाज को आपने हमेशा ध्यान में रखना। ये वर्की क्लियर? चलो अब मैं इसको एक्सरसाइज कर रहा हूं, नोट कर लियो, फॉर्मूला लिख लिए। चलो इसे मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। जी बच्चों, टैक्स में आपके इसी तरह काम आएगा, फार्मूला आपको 82 वाला समझ नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो आपको कांसेप्ट होना चाहिए, ठीक है? कि अगर नेगेटिव में कोई चीज है तो फिर वो नीचे वाली फिगर से माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई भी उसी फिगर से कर देंगे। उधर इधर माइनस नहीं होगा, सीधे माइनस कर देंगे। हो गया? चलिए बराबर, हम ये कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, तो एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स 70,000 की, तो टोटल सेल वैल्यू कितनी की बनी हमारी 82,600। ऐसी बात। 40,000 की एग्जाम्प्ट बेची, क्या रेट है, कितनी इनकम ली होगी आपने इसमें से, गवर्नमेंट इनकम कितनी गवर्नमेंट को कमा के देंगे इसमें, कुछ भी नहीं, कोई टैक्स लगेगा इस पे नहीं, जीरो रेट में 0% कितनी कमा के दी, जीरो कमा के दी, क्रॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल में कभी भी आपने आगे जीरो नहीं लिखना, बल्कि डैश डालना या क्रॉस डालना, ठीक है? एग्जाम्पल में कभी भी जीरो नहीं लिखना, जीरो एक फिगर है, वैल्यू है। ओके, तो बेसिकली हमने एक खर्चे से कितनी सप्लाई की, लेकिन इनकम एक ही कमा। तो एक्सपेंस कितना पे किया होगा, हाँ जी 18,000। जब आपने 1 लाख की चीजें खरीदी, टैक्स कितना पे किया उसके ऊपर 18,000, तो आपको कितने की पड़ी, 1,18,000 की चीजें पड़ी होगी। तो खर्चा कितना किया आपने शुरू में, 18,000 का खर्चा किया, ऐसी बात है। और उस 18,000 को खर्चा करते हुए आपने गवर्नमेंट को कितनी इनकम करके दी, इसी 18,000 में से आपने ये भी किया, इसी 18,000 में से आपने ये भी किया और इसी 18,000 में से आपने ये भी किया। ऐसी बात है ना? क्लियर है? तो मुझे ये बताएं कि ये हमारी इनकम है। अब हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट को हमने क्या पे करना है। ये हमने किसे पे किया है, ये वाला 1 लाख की जो परचेजेस की है, जिससे परचेज किया, रजिस्टर्ड पर्सन को पे किया, सिंपल रजिस्टर्ड पर्सन को सेल पे किया। ये हमने रजिस्टर्ड पर्सन को पे किया, ये हमने किससे लिया, कस्टमर से। ये हमने कस्टमर से लिया, हमने गवर्नमेंट को क्या देना है, इन दोनों का फर्क। तो फार्मूला क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट कितनी है, आउटपुट किसे कहते हैं, इनकम या एक्सपेंस को, इनकम। तो ये इनकम है नीचे, वो हमारा क्या एक्सपेंस है, कितनी है हमारी इनकम 12,600, वो टैक्स जो हमने सेल कर दिया, और माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, जो मैंने पे किए ना सारे खर्चे जो पे किए करते हो आप बताओ जाएंगे नहीं, सिर्फ वो खर्चे जो इसी इनकम को कमाने के लिए किए गए ना, डिडक्शन सिर्फ वही अलाउ होगी जो इसी इनकम को कमाने के लिए किए गए। मुझे बताएं कि ये 18,000 का सारा खर्चा सिर्फ इस इनकम को कमाने के लिए किया गया नहीं, वो तो इसके लिए भी किया गया, इसके लिए भी किया गया। ऐसी बात है ना, वो तो इसके लिए भी किया गया, इसके लिए भी किया गया, इसके लिए भी किया गया, तीनों के लिए किया गया ना। तो इस खर्चे का सिर्फ एक हिस्सा इस इनकम को कमाने के लिए किया गया, और सिर्फ हम उतना ही हिस्सा इसमें से माइनस कर सकते हैं ना जो इसी
इनकम को कमाने के लिए किया गया, बाकी दो तो माइनस नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं 18,000 में से इस इनकम के लिए कितना खर्चा किया गया होगा? इसका हिस्सा कितना होगा? अच्छा, अब अगली चीज ये कैसे निकालेंगे? हमें निकालनी पड़ेगी परसेंटेजेस कि कितना खर्चा किसकी परसेंटेजेस कितने, इस 18,000 में से कितने परसेंट इसमें खर्चा होगा, 18,000 में से कितने परसेंट इसमें खर्चा होगा और 18,000 में से कितने परसेंट इसमें से इधर खर्चा होगा। समझ आ गए? तो इसका फॉर्मूला लिख लें कि हर किसी की परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है। फॉर्मूला क्या है? सेल वैल्यू, एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है, ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यूज ऑफ ऑल सप्लाईज मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसमें किसकी परसेंटेज आ जाएगी आपके पास? टैक्सेबल सप्लाई की परसेंटेज आ जाएगी कि टोटल सप्लाई का ये कितने परसेंट है। सेम इसी तरह एग्जाम्पल का अलग से निकालना है। तो एग्जाम्पल के फॉर्मूले में क्या होगा? सेम ही चीज होगी, यहां पर वर्ड क्या आ जाएगा? एग्जाम सप्लाईज, नीचे बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो रेटेड का अलग से परसेंटेज निकाली हमने, तो क्या करेंगे? यहां पे टैक्सेबल सप्लाईज की जगह जीरो रेटेड डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज, सेल वैल्यू का क्या मतलब है? क्या ये है या ये है? 82,600 सेल वैल्यू कहते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। पहले मुझे एक बात बताएं तो सर, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है हमेशा। सेल्स वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है। समझ आई बात? तो आपने ये वाली वैल्यू लेनी है, इसकी बेस के ऊपर बाइफरकेशन करनी है। समझ आ गई? समझ आ गई बात? एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। मुझे निकाल के दे तीनों की कितने कितने परसेंटेज, कितना कितना परसेंट है टोटल सप्लाई के। शाबाश, जल्दी कैलकुलेट करें। हाँ जी, 53% क्या है? किसकी है? इसकी कितनी है? एग्जाम कितने परसेंट है टोटल सप्लाई का? 30.7%। और ये 15.3। टोटल 100 बनता है 50 80 नहीं 100 तो ज्यादा है। 15.4 बस ठीक है, वो बीच में राउंडिंग ऑफ आ गया कहीं पे, इतना मार्जिन जो है वो परसेंटेजेस निकाली। तो ये जो हमने 18,000 खर्चा किया था, इसमें से कितने परसेंट खर्चा जो है टैक्सेबल के लिए हुआ? 53%। तो 18,000 का कितना हम माइनस करने के चलते हैं? 53%। सो हम इसको करेंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 53% और 12,600 माइनस कितना बना? 9,540। तो टैक्स पेबल कितना निकला? 3,060। ये आपने किसको पे कर देना है? गवर्नमेंट को पे करना है। ओके, तो
रिगार्डिंग जो आपका खर्चा हुआ है 18,000 में से एग्जाम के रिगार्डिंग कितना खर्चा हुआ आपका 30.7%। 18,000 में से एग्जाम के रिगार्डिंग कितना खर्चा हुआ है 30.7%। डेट कोई फायदा नहीं, क्यों आपने कोई गवर्नमेंट को फायदा दिया इसमें से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया, तो आपको वो फायदा कोई नहीं देगा। अच्छा, उसके बाद जीरो रेटेड में भी क्या कोई कितना परसेंट है 15.3%। क्या गवर्नमेंट को कोई फायदा दिया? नहीं, कोई फायदा नहीं दिया। तो लिहाजा गवर्नमेंट आपको इस तरीके से अलाउ तो नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ये काम करो, तो फिर आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट देगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट देगा। डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? अलाउ करो, क्या माइनस करो जान चलो, यहां पे आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट देती है। अच्छा, एग्जाम से रिलेटेड की बात है, कितना डेट कितनी होगी अमाउंट? देखिए अलाउ कितनी होगी अमाउंट 9540, ये तो हो गई अलाउ, माइनस करने की जरूरत होगी। डेट कितना 30.7%, 55.26, ये क्या है? डेट। लिख देंगे इसके बाद में डेट। और एग्जाम से रिलेटेड, जीरो रेटेड से रिलेटेड कितना है खर्चा? इनकम नहीं, खर्चा, इनकम तो जीरो है ना 2754 जी, 2754 ये खर्चा हमारा किससे रिलेटेड है? जीरो रेटेड से। गवर्नमेंट कहती है मेरे से रिफंड करो, बस नोट दे देंगे रिफंड का। समझ आ गई बात? आपके सिविल टैक्स क्वेश्चन का 70% इसी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके। अब जरूरी नहीं कि आपने, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये हम खर्चा निकाल रहे हैं, इनकम निकाल रहे हैं? ये मैंने जो वर्किंग किया खर्चे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? खर्चे के लिए। ये आपने ज़हन में रखना है कि वर्किंग हम किसके लिए कर रहे हैं? इनपुट के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेस हम क्या बना रहे हैं? सेल वैल्यू, जिसके ऊपर आउटपुट मिलता है। हाँ, ये एक पॉइंट ही आपको कंफ्यूज होगा। आप ये ना कर दीजिए कि यहाँ पे सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 12,600 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये नहीं करना। बल्कि हमने किसको, एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसकी बेस के ऊपर? सेल्स की बेस पे। यहां से ये सारी वर्किंग एक्सपेंस की हो रही है, इनपुट की हो रही है, इनपुट। और बेस क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाईज, सेल्स। समझ आ गई? फॉर एग्जांपल देखें, ये सारी वर्किंग हमने सिर्फ एक एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंस एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो हर एक्सपेंस के लिए सेम वर्किंग बार बार करेंगे जहां पे वो कॉमन होगा। अगर कोई खर्चा स्पेसिफिक है कि वो सिर्फ हुआ ही इस इनकम को कमाने के लिए, तो वो आपको हमेशा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक है कोई खर्चा इसके लिए, वो हमेशा आपको क्या हो जाएगा? डायरेक्टली डेड हो जाएगा, कोई उसकी डिमांड नहीं करेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। इसी तरह यहां पर कोई स्पेसिफिक खर्चा हुआ है जीरो रेटेड के लिए, तो वो डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, कोई उसकी डिमांड नहीं करनी। ये वाली वर्किंग हम कब करेंगे? जब खर्चा कॉमन हो जाएगा। ये एक ही खर्चा था ना, उससे 3 तरह की सप्लाईज बनाई हमने, ऐसी बात है। ये एक ही खर्चा था, उससे 3 तरह की सप्लाईज बनाई, तो हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक से ज्यादा खर्चे भी तो हो सकते हैं जो कॉमन हो, ऐसी बात है ना। तो हर खर्चे के लिए अलहदा से इसी तरह की वर्किंग करनी, समझे? हर खर्चे करने के लिए, जैसे कि आप बात करते हैं, आपने परचेज की रजिस्टर्ड पर्सन से, इसी तरह आपने इंपोर्ट की, और वो भी आपने इसी तरह कॉमन खर्चा था, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इसी के अंदर ऐड करके और उसके लिए बाइफरकेशन करके। समझ आ गई बात? दूसरा ऑप्शन क्या है? आप अलहदा से उसकी वर्किंग कर सकते हैं, अलहदा से ये डिवाइड करेंगे, ये वाला पोर्शन उसका भी अलहदा से उठा के इधर से माइनस करेंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है, देखिए हमने जिस तरह कहा कि कोई खर्चा हो सकता है जो इन तीनों के लिए हुआ,
और कोई खर्चा हो सकता है तो सिर्फ एक के लिए हो। ऐसी बात है ना? अगर तो एक के लिए हुआ है कोई खर्चा स्पेसिफिक है तो क्या ये वर्किंग करने की जरूरत है? नहीं। सिर्फ ये खर्चा हुआ है, सिर्फ इन दो में हुआ है, तीसरे में हुआ ही नहीं, तो उसकी डिवीजन कितनों में होनी है? दो में होनी है। तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू भी सिर्फ इन दो की ली जाएगी और आल भी इन्हीं दो की ली जाएगी। मतलब इन दो में हुआ है तो ऊपर टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय इन दोनों की आउटपुट का सम, इन दोनों की सेल वैल्यू का सम। समझे? क्लियर? ओके, अब आ जाओ जरा बुक के अंदर। बुक के क्वेश्चन बैंक है आपके पास? क्वेश्चन बैंक आई क्या बाबा? मैंने मैसेज करा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक भेजता हूँ। टाइम क्या होगा? अच्छा रुके, मैं आपको इधर बता देता हूँ। मैसेज करो, एक ग्रुप बना लो अपना यार, मुझे भी ऐड कर दो उसके अंदर। मैं देख लेता हूँ आपको। चलो मेरे पास आ गया, मैं देख रहा हूँ। चीजें समझ आ रही हैं मुझे? ओके, बेहतर है। सारा कंसेप्ट यही है आज की क्लास में। अब सिर्फ हमारी प्रैक्टिस होगी। किसी में 2 खर्चे होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 2 खर्चे कॉमन होंगे, किसी में कोई खर्चा तीनों में कॉमन होगा। बस अब हमने ये